P.C. बर्नम अमेरिका के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे और फिर कुछ हफ्तों में उन्होंने सब कुछ खो दिया। एक तरफ ये कहानी उस व्यक्ति के बारे में है जिसने झूठ और शोषण के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई, क्योंकि बर्नम के एक सफल व्यवसायी और वैश्विक सेलिब्रिटी बनने से पहले उसने लोगों को उनकी नकदी ठग ली थी, यह दावा करके कि उसने जलपरी, गुफावासी और एक 161 साल की महिला को खोजा है। और सच्चाई कहीं अधिक अंधेरी और विकृत है जितना आप सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये एक बेहद रचनात्मक और मेहनती उद्यमी की कहानी भी है जिसने शिखर तक पहुंचकर सब कुछ खो दिया और फिर राख से उठकर और भी बड़ी सफलता हासिल की। आखिरकार बार्नम दुनिया के सबसे महान शोमैन बन गए। उन्होंने महान अमेरिकी सर्कस को पूरी तरह से बदल दिया और इंग्लैंड की महारानी और फ्रांस के राजा जैसे लोग उनकी शानदार प्रदर्शनों की तलाश करते थे। शोमैन के रूप में बार्नम की यात्रा लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उसे पैसे में बदलने की कला का मास्टर क्लास है, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। ये P.T. बार्नम की पागल लेकिन सच्ची कहानी है। फिनियस टेलर बार्नम का जन्म 1810 में कनेक्टिकट के एक छोटे से खेती वाले शहर बेतल में हुआ था। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, उसके परिवार ने उसे गायों का दूध निकालने और खेत जोतने में लगा दिया। लेकिन फिनियस को इस तरह का कठिन शारीरिक श्रम नापसंद था, इसलिए वह हमेशा इसे टालने के लिए चतुर बहाने बनाता, जिससे उसकी पहचान शहर के सबसे आलसी लड़के के रूप में हो गई। वास्तव में फिनियस आलसी नहीं था जितना कि वह उदासीन था, क्योंकि जब भी पैसे कमाने का मौका होता, कोई इनकार नहीं कर सकता था कि फिनियस उत्साह से काम करता। उदाहरण के लिए, जब फिनियस के दादाजी ने उसे खेत जोतने और जानवरों की देखभाल करने के लिए दिन में 10 सेंट दिए, तो फिनियस अपने पैसे जमा करता गया, जब तक कि वह अपने खुद की कुछ भेड़ें खरीदने के काबिल नहीं हो गया। फिनियस को व्यापार में अपना अगला पाठ तब मिला जब उसके पिता ने उसे अपनी जनरल स्टोर में नौकरी दी, जहां हर तरह का सामान बेचा जाता था। लेकिन इस दुकान में कीमतें मोल भाव की जाती थीं और लोग अक्सर नकद में भुगतान करने के बजाय ऐसे उत्पादों का व्यापार करते थे जो उनके पास पहले से थे। और इसका मतलब था कि कुछ ग्राहक सौदा पाने के लिए धोखा देने की कोशिश करते थे, जैसे गेहूं की बोरियों में पत्थर डालकर उन्हें भारी दिखाना या फिनियस को अपनी कीमतें कम करने के लिए छल करना। तो जनरल स्टोर में फिनियस ने जल्द ही मनाने की कला सीख ली और जब वह 12 वर्ष का था, तब तक वह एक चतुर विक्रेता बन चुका था जो हर स्थिति को मोल भाव का मौका समझता था। फिनियस ने अपने कौशल को किशोरावस्था के दौरान जनरल स्टोर में और निखारा, लेकिन 1826 में उसके पिता का दुखद निधन हो गया। अब फिनियस के पिता ने कई अलग अलग व्यवसायों में अपनी किस्मत आजमाई थी। जनरल स्टोर के अलावा उन्होंने दर्जी का काम, खेती, अस्तबल चलाना, एक सराय और यहाँ तक कि एक डिलीवरी वैगन चलाने की कोशिश की। हालांकि इनमें से कोई भी उद्यम बहुत लाभदायक नहीं थे, इसलिए जब उनका निधन हुआ तो बार्नम परिवार कर्ज में डूब गया और फिनियस को आसपास के एक अन्य स्टोर में नौकरी लेनी पड़ी। इस बार दुकान से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए फिनियस को अपने और अपने संघर्षरत परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए रचनात्मक होना पड़ा। और इस तरह फिनियस ने नई दुकान में एक लॉटरी आयोजित करने का फैसला किया और इसे सफल बनाने के लिए जमकर प्रचार किया। उसने कहा, प्रचार के बिना एक भयानक चीज होती है, कुछ नहीं। फिर फिनियस ने पूरे बेथेल में दौड़कर पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था भव्य लॉटरी, और उन्होंने यह भी दावा किया कि हर टिकट के साथ एक इनाम आता है। इसी कारण उनकी विज्ञापन अभियान सफल रही और लोग उनकी लॉटरी टिकट खरीदने के लिए जनरल स्टोर में उमड़ पड़े। लेकिन अगर हर प्रतिभागी को पुरस्कार देना पड़ा तो फिनियस पैसे कैसे कमाने वाले थे? खैर, जिस स्टोर में फिनियस काम करते थे वहां कुछ वस्तुएं थीं जो मालिक को बेचने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। इसलिए फिनियस ने इन वस्तुओं को लिया और उन्हें ग्लास बोतलों के पूरे एक वैगन के लिए बड़ी मात्रा में बदल लिया, कांच की बोतलें। और इस तरह हर बार जब कोई लॉटरी टिकट खरीदता तो उन्हें वास्तव में एक पुरस्कार मिलता, सिवाय इसके कि वह नकद नहीं था जैसा कि वे उम्मीद करते थे। इसके बजाय उन्होंने एक चमचमाती नई कांच की बोतल जीती। अगर वे बहुत भाग्यशाली होते तो वे 5 तक भी जीत सकते थे। तो फिनियस की लॉटरी एक बेईमानी थी, लेकिन यह इतनी सफल रही कि कुछ महीनों के बाद उसने अपना खुद का सामान्य स्टोर खोलने का फैसला किया और वहां लॉटरी चलाना जारी रखा। हालांकि इस बार वास्तविक नकद पुरस्कारों के साथ। शुरुआत में फिनियस सिर्फ बेतल में लॉटरी चलाते थे, लेकिन जब कारोबार शहर जितना संभाल सकता था उतना बढ़ गया। उन्होंने राज्यव्यापी लॉटरी के साथ साझेदारी की और 5 अन्य शहरों में टिकट बेचने के लिए एजेंटों की भर्ती की। और हर लॉटरी के लिए फिनियस ने अपने अद्भुत विज्ञापन कौशल का उपयोग करके समाचार पत्रों को भरा और कभी-कभी उसके एजेंट प्रतिदिन $2000 तक की टिकट बिक्री करने में सक्षम होते थे। यह देखकर कि यह कितना सफल था, फिनियस ने अपना खुद का अखबार शुरू किया, जिसे उन्होंने द हेराल्ड ऑफ फ्रीडम नाम दिया, जहां वे अपनी लॉटरी का और भी अधिक विज्ञापन कर सकते थे। हालांकि
हालांकि फिनियस मुश्किल से 21 साल के थे और अपनी खुद की अखबार का मालिक होना उन्हें इतनी शक्ति देता था जो वह जिम्मेदारी से नहीं संभाल पाते थे। कभी कभी अपनी खुद की व्यापार को बढ़ावा देने के बजाय वह अखबार का उपयोग दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए करते थे। नतीजतन फिनियस पर 4 बार मानहानि का मुकदमा दायर किया गया, एक बार उनके अपने चाचा द्वारा, और इन मुकदमों में से एक का बहुत गंभीर परिणाम हुआ। देखिए, फिनियस ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति पर अनाथ को अत्यधिक अनुचित ब्याज दरों पर पैसे उधार देने का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने फिनियस पर मुकदमा दायर किया और केस जीत लिया। इसलिए फिनियस को एक विकल्प का सामना करना पड़ा। वह या तो $100 का जुर्माना और अदालत के खर्चे चुका सकते थे या 60 दिन जेल में बिता सकते थे। और सभी को आश्चर्य में डालते हुए फिनियस ने जेल चुना। 2 महीने तक जब वह सलाखों के पीछे था, फिनियस शहर में चर्चा का विषय बना रहा। वास्तव में कुछ लोग उन्हें एक स्थानीय नायक के रूप में देखने लगे क्योंकि उन्होंने अन्यायपूर्ण चीजों को सामने लाया। और जब वे जेल से रिहा हुए तो फिनियस का स्वागत एक बड़े भीड़ और एक मार्चिंग बैंड ने किया। जो कुछ हुआ वह मूलतः एक बड़ा उत्सव था जहां प्रेस स्वतंत्रता का बचाव करते हुए एक शक्तिशाली भाषण दिया गया और फिनियस को शहर भर में घुमाया गया। लेकिन जाहिर है उत्सव के कार्यक्रम स्वतः ही योजना नहीं बन जाते। तो भले ही फिनियस ने लोगों को यह मानने दिया कि यह सब स्वतः स्फूर्त था, फिनियस ने स्पष्ट रूप से इस आयोजन को खुद ही सेट कर लिया था क्योंकि वह जेल में रहते हुए भी पत्र लिखने में सक्षम था। उसने ऐसा क्यों किया? खैर, अब तक फिनियस ने ध्यान आकर्षित करने की शक्ति सीख ली थी और क्योंकि फिनियस ने इतना शानदार दृश्य प्रस्तुत किया, वे उनके विरोधियों द्वारा नफरत किए गए और बाकी सभी के लिए एक नायक माने गए। हालांकि अंत में फिनियस लोगों की व्यक्तिगत राय से चिंतित नहीं थे क्योंकि परिणाम तो वही था। उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। शहर के सबसे मशहूर व्यक्ति के रूप में उनका लॉटरी व्यवसाय पहले से कहीं अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था। हालांकि सन 1834 में सब कुछ बदल गया। जैसे ही कनेक्टिकट राज्य ने लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया, रातों रात फिनियस का व्यवसाय पूरी तरह से ढह गया और उसकी सारी सफलता अचानक गायब हो गई। नतीजतन उसे मजबूरन एक पूरी नई काम की दिशा खोजनी पड़ी। फिर भी यह झटका फिनियस को दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन बनने की और भी महत्वाकांक्षी राह पर ले जाएगा। जब फिनियस 24 साल के थे, वे अपनी किस्मत आजमाने न्यूयॉर्क सिटी गए। उनका पहला व्यापार एक किराना दुकान था और उनके एक ग्राहक ने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। देखिए, यह ग्राहक एक यात्रा शो चलाता था जहां मुख्य आकर्षण जॉयस हेथ थी, एक गुलाम महिला जिन्होंने दावा किया था कि वे 161 वर्ष की हैं। उसने यह भी दावा किया कि 100 साल से अधिक पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स रही थी। ग्राहक ने हालांकि अपने एक्ट का हिस्सा बेच दिया था और उसने फिनियस से कहा कि उसका पूर्व साथी खरीदार ढूंढ रहा है। जब फिनियस ने यह सुना तो वह इस अवसर को नहीं छोड़ सका और खुद जाकर जॉयस से मिला। जब उन्होंने ऐसा किया तो वह प्रभावित हुआ। जॉयस पूरी तरह से अंधी थी, उसके दांत नहीं थे और उनका एक हाथ लकवाग्रस्त था। फिर भी इसके बावजूद वह अनवरत बात करती रही कि कैसे उसने अपने प्यारे छोटे जॉर्ज को पाला और उसके बारे में उत्साहपूर्वक गाने गाए। बेशक जॉयस की उम्र 161 साल नहीं थी और उसने कभी जॉर्ज वॉशिंगटन को नहीं जाना, लेकिन फिनियस के अनुसार उसे 1000 साल का कहा जा सकता था। ये काफी विश्वासपूर्ण था और जॉयस के मालिक ने एक बहुत पुराने दिखने वाले पीले दस्तावेज को प्रस्तुत किया जो कथित रूप से यह सब सत्यापित करता था। अब फिनियस को यह अच्छी तरह से पता होता कि यह नकली था, लेकिन उस समय अमेरिका में जिज्ञासु मानव प्रदर्शन आम थे और फिनियस ने इसे एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। इसलिए उसने इस कल्पना के साथ खेला और जॉयस को 7 महीने के लिए प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता किया, सिर्फ $1000 के लिए। आज के समय में यह एक अकल्पनीय अवधारणा है। फाइनिया मूल रूप से इस वृद्ध विकलांग दासी को किराए पर ले रहा था और उसे प्रदर्शनी जब भी उसने देखा कि उपस्थिति अपने शिखर से थोड़ा भी गिर रही है, वह मांग को ऊंचा रखने के लिए तुरंत दूसरे शहर की ओर भाग जाता। और फिनियस ने शो का विज्ञापन जारी रखा, भले ही वह उस समय वहां नहीं होता, जिससे कि जब भी वह किसी जगह लौटता उसके अभिनय के लिए हमेशा ग्राहकों की एक भरोसेमंद आपूर्ति होती। हालांकि ये कुछ समय तक काम करता रहा। अंतहीन शो करने के बाद अंततः मांग कम होने लगी और क्योंकि फिनियस के पास जॉयस के लिए अभी भी कई महीने का अनुबंध बचा था, उसे रचनात्मक होना पड़ा। कुछ दिनों बाद अखबारों ने यह दावा करना शुरू किया कि जॉयस 161 साल की महिला नहीं थी। वास्तव में वह इंसान नहीं थी। इसके बजाय अब अखबारों का दावा था कि वह एक कौतूहलपूर्ण रूप से बनाए गए ऑटोमेटन थी। बिल्कुल, ये फिनियस ही था जिसने यह चाल चली थी। जॉयस की कहानी के बारे में शक पैदा करके इस प्रदर्शन ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया और जो लोग पहले ही शो में जा चुके थे वे यह देखने के लिए वापस आए कि क्या यह सच था। हालांकि 1836 में जॉयस की मौत के बाद फिनियस ने कुछ और भी विवादास्पद किया। फिनियस ने अंतिम शो के लिए टिकट बेचे, जॉयस की शव परीक्षा का, जहां एक डॉक्टर अंततः उसकी पहचान के तथ्यों को सिद्ध करेगा। तो यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी फिनियस पैसा कमा रहा था। अंत में डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि जॉयस एक ऑटोमेटन नहीं थी और वह 80 से अधिक उम्र की नहीं हो सकती थी।
लेकिन फिनियस ने यह दावा करके ठग कहे जाने से बचा लिया कि उन्हें भी सबके जैसा ही धोखा दिया गया था। जॉयस हेथ शो ने फिनियस को $10,000 से अधिक का मुनाफा दिया, जो आज के समय में लगभग $3,30,000 के बराबर है। हालांकि अब जब वह मर चुकी थी, फिनियस को फिर से जीविका कमाने का नया तरीका ढूंढना पड़ा, और अब जबकि उन्हें अपने यात्रा शो के साथ सफलता मिल चुकी थी, ये चीजों को और भी अजीब स्तर पर ले जाने का समय था। फिनियस ने जुगलरों, नर्तकों के साथ काम किया और यहाँ तक कि जादू के करतब भी सीखे, लेकिन 6 लंबे सालों तक वो कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं ढूंढ सके जो उनकी प्रारंभिक सफलता के बराबर हो। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, मैंने समझना शुरू किया कि मैं भाग्य की सीढ़ी के बिल्कुल नीचे था, और अब मैं उस उम्र में पहुंच गया था जहां खुद को ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा प्रयास करना जरूरी था। खुद को शुक्र है उसके जीवन का अवसर आखिरकार तब आया जब उसे पता चला कि न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम अपनी संग्रह को बेचने की सोच रहा था। अब संग्रह की कीमत 1 दशक से अधिक समय तक लगातार घटती रही थी, और अब इसे केवल $15,000 का मूल्य मिला था, लेकिन फिर भी यह फिनियस की क्षमता से कहीं अधिक था। इसलिए उसने संग्रहालय के भवन के मालिक को समझाया कि वह उसके लिए संग्रह खरीदे, और यह वादा किया कि वह महीने दर महीने उसका भुगतान करेगा। इस भारी कर्ज को लेने का मतलब था कि फिनियस को अमेरिकी संग्रहालय को एक सफलता बनाना ही था, इसलिए उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। संग्रहालय में जिज्ञासाओं का एक विशाल संग्रह था, जिसमें जानवर, पौधे, पेंटिंग्स, स्वचालित मशीनें, ममियाओं और यहाँ तक कि जादूगरों और कठपुतली कलाकारों के शो भी शामिल थे। निश्चित रूप से संग्रहालय के अंदर कुछ अच्छा सामान था, लेकिन फिनियस को पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग इसके बारे में न जान पाए। इसीलिए फिनियस ने इमारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय झंडों से सजाया, छत से लटकाने के लिए बड़ी जानवरों की पेंटिंग का आदेश दिया, और निश्चित रूप से अखबारों में विज्ञापनों की बरसात कर दी, और व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद फिनियस ने एक नए मुख्य आकर्षण के लिए एक अवसर देखा, जब शहर से बाहर के एक संग्रहालय के मालिक फिनियस के पास आए, जिनके पास एक मत्स्यांगना के पत्थर बने अवशेष थे, ऐसा उनका दावा था। फिनियस ने एक गंभीर रुख बनाए रखा, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह वास्तव में एक मछली का निचला आधा हिस्सा है, जिसे एक छोटे बंदर के ऊपरी आधे हिस्से के साथ सिल दिया गया है। इसे कम से कम कहने पर भी एक भद्दा दृश्य था, लेकिन विनीस की कल्पना विज्ञापन विचारों के साथ दौड़ पड़ी, और इसलिए वह इसे किराए पर लेने का विरोध नहीं कर सका। उसने इसे द फीजी मरमेड का मोहक नाम दिया, और इसे ऐसी चित्रों के साथ विज्ञापित किया जो वास्तविक प्रदर्शनी की तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे। जब लोगों ने इसे देखा तो मत्स्य कन्या की प्रामाणिकता के बारे में एक छोटा राष्ट्रीय बहस छिड़ गया, और निश्चित रूप से फिनियस बहुत खुश थे। जितना अधिक लोग इस पर संदेह करते थे, उतना ही अधिक ध्यान अमेरिकी म्यूजियम को मिलता था। अब देखो, भले ही फिनियस के अधिकांश विज्ञापन संग्रहालय में सबसे जंगली और सबसे धोखेबाज प्रदर्शनों पर जोर देते थे, कन्या को उजागर किया हो, फिर भी उसे जनता से झूठ बोलने का कोई अपराध बोध नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में भले ही लोग जलपरी देखने की उम्मीद में संग्रहालय आते थे, उनकी निराशा संग्रहालय में मौजूद हजारों अन्य प्रदर्शनियों से पूरी तरह से ढक जाती। अंत में अमेरिकन म्यूजियम का दौरा न केवल मनोरंजक था बल्कि शैक्षिक भी था, और यदि लोगों को आकर्षित करने के लिए थोड़ी रचनात्मक विज्ञापन की आवश्यकता थी तो फिनियस को ऐसा मजेदार धोखा चलाने में कोई आपत्ति नहीं थी। फिनियस की प्रमोशन ने संग्रहालय की आय को पिछले वर्ष के लगभग $10,000 से बढ़ाकर लगभग $28,000 कर दिया, तो सिर्फ 1.5 साल में फिनियस ने संग्रह को पूरी तरह से चुका दिया। अब तक वह संग्रहालय को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित था, लेकिन ऐसा करने का एकमात्र तरीका था कि ग्राहकों को बार बार लाया जाए, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। वर्षों के दौरान फिनियस ने सीखा था कि उनका सबसे बड़ा हुनर शोमैनशिप था, इसलिए उन्होंने म्यूजियम को विविध रोमांचक प्रदर्शनों के मंच में बदलने का निर्णय लिया, और वह उस स्टार से मिलने वाले थे जो उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि की ओर ले जाएगा। अंतिम 1842 में फिनियस की मुलाकात चार्ली स्ट्रैटन से हुई, जो एक बौनेपन के साथ 4 साल का लड़का था, और केवल 25 इंच लंबा चार्ली का सिर मुश्किल से फिनियस के घुटनों तक पहुंचता था। और इससे फिनियस को एक विचार आया। फिनियस ने चार्ली के परिवार को प्रति सप्ताह $3 और खर्चे देने की पेशकश की, ताकि वह 1 महीने के लिए संग्रहालय में प्रदर्शन कर सके। उसने उसे स्टेज नाम जनरल टॉम थंब दिया, और उसका विज्ञापन इस तरह किया मानो वह 11 साल का हो, ताकि उसकी छोटी कदकाठी और भी प्रभावशाली लगे। पहले महीने के दौरान फिनियस ने दिन रात चार्ली को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया, और उनके आश्चर्य की बात यह थी कि चार्ली स्वाभाविक रूप से एक मनोरंजक थे। केवल 4 साल की उम्र में ही वह स्क्रिप्ट, गाने और नृत्य की रूटीन बहुत तेजी से याद कर लेते थे, और उन्होंने फिनियस द्वारा दी गई सामग्री में अपने खुद के कमेंट भी जोड़े।
मिलकर उन्होंने एक रूटीन विकसित किया जिसमें चार्ली कुख्यात सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की नकल करते थे और सभी अखबारों ने उसके लिए चमकदार समीक्षाएं दी। फिनियस ने स्वयं लिखा, वह इतना आकर्षक, इतना बुद्धिमान, इतना अद्भुत तरीके से छोटा है कि जो भी उसे देखता है तुरंत ही मोहित हो जाता है। इस प्रारंभिक सफलता के चलते फिनियस ने चार्ली का वेतन $7 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर $25 कर दिया और यह बस वहीं से बढ़ता चला गया। सभी को जनरल टॉम थंब का प्रसिद्ध नेपोलियन रूटीन बहुत पसंद आया, इसलिए निश्चित रूप से भीड़ें अमेरिकी संग्रहालय में उमड़ने लगीं और फिनियस ने अपने प्रचार के पीछे की रणनीति को परिपूर्ण करना शुरू कर दिया। देखिए, फिनियस लगातार विज्ञापन करते रहते थे कि चार्ली जल्द ही किसी अन्य शहर के लिए रवाना होगा, जिससे टिकट खरीदने के लिए भारी उत्सुकता पैदा होती थी। बेशक इन प्रस्थान तिथियों में से कई झूठी थीं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन को न देख पाने के डर का मतलब था कि 1844 तक लगभग आधा मिलियन लोग जनरल टॉम थंब को देखने आ चुके थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब फिनियस और चार्ली रवाना हुए, लेकिन वे पास के शहर नहीं जा रहे थे। इसके बजाय वे इंग्लैंड जा रहे थे, एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ, खुद रानी विक्टोरिया को शो देने के लिए। इसलिए संग्रहालय के लिए एक प्रबंधक ढूंढने के बाद वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब फिनियस और चार्ली पहुंचे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अंग्रेजी जनता जनरल टॉम थंब को पसंद करेगी और इससे भी कम कि उन्हें रानी के साथ भेंट मिलेगी। वास्तव में उनके अभियान की शुरुआत तुरंत सफल नहीं रही, क्योंकि वहां पहले से बौने शो सामान्य थे और अंग्रेजी जनता 25 सेंट के बराबर भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थी, जब वे मनोरंजन शो के लिए इसका आधा से भी कम भुगतान करने के आदी थे। लेकिन 2 महीने तक लगातार चार्ली के शो में सुधार करते हुए, अधिक शो बुक करते हुए और संबंध बनाते हुए फिनियस ने चार्ली के लिए प्रतिदिन प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित लंदन होटल में एक जगह सुरक्षित कर ली। प्रदर्शनों ने इंग्लैंड की जनता में इतनी खलबली मचाई कि रानी ने व्यक्तिगत रूप से फिनियस और चार्ली से उनके लिए निजी प्रस्तुति देने का अनुरोध किया, ठीक जैसे फिनियस ने उम्मीद की थी। फिनियस ने उनके दिन के शो रद्द किए और घोषणा की कि जनरल टॉम थंब महामहिम के आदेश पर बकिंघम पैलेस में थे। चार्ली, जो उस समय मुश्किल से 6 साल का था, ने शाही परिवार के लिए एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया, अपनी क्लासिक नेपोलियन मुद्राएं बनाई और यहाँ तक कि रानी के एक पूडल के साथ एक मजेदार लड़ाई भी की। और फिनियस जानते थे कि रानी के साथ मुलाकात के बाद उनके शो की मांग पहले से अधिक होगी, लेकिन मांग को और बढ़ाने के लिए फिनियस ने अपनी खास विज्ञापन तरकीब दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि जनरल टॉम थंब जल्द ही इंग्लैंड छोड़ने वाले हैं, जबकि वे वास्तव में नहीं जा रहे थे। इसलिए लोग फिर से टिकट खरीदने के लिए दौड़ पड़े। चार्ली ने हर दिन 3 बार प्रदर्शन जारी रखा और इंग्लैंड में 4 महीनों में फिनियस ने खुद के लिए $3 लाख से अधिक कमाए, आज $12 मिलियन से अधिक। हालांकि जैसे ही फिनियस ने दुनिया के शिखर पर महसूस किया, उसे कुछ बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुए। उसकी सबसे छोटी बेटी, जो अभी 2 साल की भी नहीं थी, का निधन हो गया। उस समय के फिनियस के जर्नल में उसने अपनी बेटी की मृत्यु का केवल एक बार ही उल्लेख किया और फिर कभी नहीं किया। लेकिन वह स्पष्ट रूप से दुखी थे और अपने दुख को टालने के लिए अपने काम में और गहराई से डूब गए। अगले 2 वर्षों के लिए फिनियस और चार्ली, जो 50-50 साझेदार बन गए, पूरे यूरोप में यात्रा करते रहे, शो आयोजित करते रहे, चाहे वह किसान हो या फ्रांस के राजा। और अंत तक जब वे 1947 में अमेरिका लौटे, दोनों बेहद अमीर हो चुके थे। इतना ही नहीं, यूरोप में अपने वर्षों के दौरान फिनियस एक साप्ताहिक जर्नल भी लिख रहे थे और इसे अमेरिका में प्रकाशित कर रहे थे। ये बेहद लोकप्रिय हो गया था। इसलिए जब वह लौटे तो फिनियस मूल रूप से एक राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन चुके थे। इसी बीच अमेरिकी संग्रहालय एक दिन में उतना पैसा कमा रहा था जितना वह 1 सप्ताह में कमाता था। इस सारी प्रसिद्धि और धन के साथ फिनियस ने ब्रेक लेने और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर अचानक उसका जीवन एक बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। फिनियस और चार्ली के इंग्लैंड छोड़कर यूरोप के बाकी हिस्सों का दौरा करने के बाद अंग्रेज लोग एक नए सितारे, ओपेरा गायिका जेनी लिंड, या जैसा कि उन्हें अखबारों में कहा जाता था, स्वीडिश नाइटिंगेल से मंत्रमुग्ध हो गए थे। जेनी ने 1847 में हर मैजेस्टीज थिएटर में शामिल हुईं और भले ही ज्यादातर लोग ओपेरा के टिकट नहीं खरीद सकते थे, वह इतनी प्रतिभाशाली गायिका थीं कि उन्हें जितनी प्रचार प्रसिद्धि मिली वह उनके नाम को हर जगह पहुंचाने के लिए काफी थी। कपड़ों के संग्रह, सिगार, चॉकलेट बॉक्स, घोड़े, कुत्ते, उन्हें सभी जेनी लिंड कहा जाता था। जहां तक उनके शो की बात है, उन्होंने थिएटर में हर सीट को भर दिया और उनके पहले पूरे साल के लिए प्रशंसात्मक समीक्षाएं प्राप्त की। और निश्चित रूप से यदि किसी को इतनी अधिक ध्यान मिल रहा था तो फिनियस को दिलचस्पी होना तय था। उस समय फिनियस के विभिन्न अजीब शो ने उसे धनवान बना दिया था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा असल में अजीबोगरीब शो चलाने की थी और अब फिनियस एक अधिक परिष्कृत परियोजना के लिए देख रहा था और इसीलिए जेनी सही उम्मीदवार लग रही थी। ओपेरा में उसका दूसरा साल पहले से भी अधिक सफल था, लेकिन
जेनी को चिंता होने लगी कि अगर उसने इतनी मांग वाली भूमिकाएं निभाना और इतना गाना बंद नहीं किया तो उसकी आवाज खराब हो सकती है। इसलिए जेनी ने सिर्फ 2 साल बाद ओपेरा से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और फिनियस ने उसका प्रमोटर बनने का मौका देखा और उसके साथ बातचीत करने के लिए एक एजेंट भेजा। अब जेनी को पहले से ही एक अमेरिकी दौरे के लिए अन्य गंभीर प्रस्ताव प्राप्त हो चुके थे और उस समय जॉयस हेथ और फिजी मत्स्यांगना जैसे उनके पिछले प्रदर्शनों के कारण फिनियस की प्रतिष्ठा अभी भी धूमिल थी। तो उसे अपने पक्ष में करने के लिए फिनियस को एक जबरदस्त प्रस्ताव देना था और इसमें दौरे के हर खर्च का भुगतान करना, प्रति शो $1000 की गारंटी देना और उसे हस्ताक्षर बोनस के रूप में $1,87,000 का भुगतान करना शामिल था। कहने की जरूरत नहीं है, फिनियस का प्रस्ताव सबसे अच्छा था, इसलिए जेन्नी उसके साथ अनुबंध करने के लिए खुश थी। इस समय तक फिनियस एक माहिर विज्ञापनकर्ता बन चुके थे और उनके पास अमेरिकी जनता को उसके आगमन के लिए तैयार करने के लिए 6 महीने थे। सिर्फ एक समस्या थी, फिनियस ने वास्तव में कभी जेन्नी को गाते हुए नहीं सुना था, लेकिन उनके लिए जेन्नी की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा ही सब कुछ जानने के लिए पर्याप्त थी। इसीलिए बिना उसकी आवाज सुने फिनियस ने जेन्नी का प्रचार इस तरह से किया, एक महिला जिसकी गायन क्षमता का किसी अन्य व्यक्ति ने कभी मुकाबला नहीं किया है। और अधिक चर्चा उत्पन्न करने के लिए उसने उसके लिए भारी रकम देने की अफवाहें फैला दी और उसके रोमांटिक जीवन के विवरण वाले महिलाओं के पत्रिकाओं का प्रचार किया। 1850 की शरद ऋतु तक अमेरिकी जनता स्वीडिश नाइटिंगेल को देखने के लिए उत्सुक थी। फिनियस ने जेनी से पहली बार उसके जहाज में मुलाकात की और जब वे न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे तो डॉक पर उसके दर्शन के लिए 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। सैकड़ों गुलदस्ते उनकी गाड़ी में फेंके गए और यहाँ तक कि होटल के बाहर 200 संगीतकारों का बैंड आधी रात तक उसके लिए गाने बजाता रहा। जैसे जैसे दिन समाप्त हुआ, फिनियस जेनी के प्रति जनता की प्रतिक्रिया से उत्साहित था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसने बहुत अधिक उत्साह पैदा कर दिया था। उसने अभी तक जेनी को गाते हुए नहीं सुना था और उसे संदेह था कि जेनी उस प्रचार को पूरा कर पाएगी जो उसने बनाया था। हालांकि जब कुछ दिनों बाद जेनी ने अपना पहला प्रदर्शन दिया तो फिनियस जेनी की अद्भुत आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। उसके पास एक अद्वितीय सुपरस्टार थी और उसके सभी संदेह तुरंत गायब हो गए। जेनी का दौरा हर रात हजारों लोगों को आकर्षित करता था और कुछ शो में लोग अपनी जगहों के लिए लड़ते समय हंगामा मच गया। लेकिन भले ही यह अनावश्यक था, फिनियस ने अधिक ध्यान खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया। उदाहरण के लिए वो हर शो के पहले टिकट के लिए नीलामी आयोजित करते थे और विजेता और उन्होंने कितने में टिकट खरीदा ये प्रचारित करने का वादा करते थे। इस वजह से लोगों ने एक टिकट के लिए $650 तक का भुगतान किया, जो सामान्यतः $5 का होता था। लेकिन ये प्रचार इस घटना का परिणाम $650 से अधिक का था, जो खरीदार और फिनियस दोनों के लिए था। उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का एक और तरीका अपनाया, जैसे किसी विवाद के उभरने पर आग में तेल डालना। उदाहरण के लिए दौरे के दौरान जेनी आमतौर पर चैरिटी को बड़े दान देती थीं और फिनियस हमेशा इसे प्रचारित करने का ध्यान रखते थे। लेकिन दूसरी ओर फिनियस की आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने अपना सारा मुनाफा अपने पास रखा। लेकिन फिनियस के लिए सारी पब्लिसिटी अच्छी थी। उसके अपने शब्दों में, मुझे परवाह नहीं कि अखबार मेरे बारे में क्या कहते हैं जब तक मेरा नाम सही लिखा हो। तो फिनियस ने खुद के खिलाफ कुछ हमले भी लिखे और गुप्त रूप से उन्हें अखबारों में भेज दिया। पर्दे के पीछे हालांकि इस विवाद में कोई सार नहीं था, क्योंकि फिनियस अक्सर जेनी की दानियों को अपने पैसे से और अधिक बड़ा कर देते थे। प्रदान हमेशा उनके नाम से किए जाते थे। इस तरह जेनी और भी अधिक उदार नजर आई और फिनियस और भी अधिक स्वार्थी। पर अंत में दोनों के नाम सुर्खियों में थे और वही एकमात्र मायने रखता था। द्वारा 9 महीने तक चलता रहा, कभी कभी एक हफ्ते में 4 शो तक होते थे। लेकिन 95 इवेंट्स के बाद फिनियस और जेन दोनों थक चुके थे, इसलिए उसने उसे अपने अनुबंध से बाहर निकलने का मौका $25,000 पर खरीदने का प्रस्ताव दिया और उसने उस सौदे को स्वीकार कर लिया। उन 9 महीनों में जेनी ने लगभग $1,70,000 कमाए और फिनियस ने $5,36,000 कमाए, जो आज के समय में जेनी के लिए लगभग $70 लाख और फिनियस के लिए $21 मिलियन से अधिक होगा। इसीलिए 1861 तक फिनियस अमेरिका में सबसे अमीर और निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे, यदि नहीं तो पूरे विश्व में। लेकिन अब जब वह धनी था और हर कोई इसे जानता था, वह अनगिनत लोगों के लिए निशाना बन गया था, जो उसकी बड़ी संपत्ति का एक हिस्सा चाहते थे। जेनी लिंड के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने के बाद फिनियस ने अमेरिकी संग्रहालय का प्रबंधन वापस संभाला, जिसे उन्होंने पुनर्निर्मित किया और नए प्रदर्शनों से भरा। लेकिन चूंकि संग्रहालय इस बिंदु पर 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा था, इसलिए उसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भागीदारी न्यूनतम हो गई थी और उसे अपने आप को बहुत समय खाली मिला। फिनियस ने जिन परियोजनाओं पर काम किया उनमें से एक था अपनी पहली आत्मकथा लिखना, जहां उसने अपने जीवन की घटनाओं को फिर से बताया और अपने शुरुआती कैरियर में चलाए गए कुछ धोखाधड़ों के रहस्यों को खुलकर सामने रखा। हमेशा की तरह इन विवादों ने केवल आग में घी का काम किया, इसलिए किताब इतनी अच्छी बिकी कि पीटी बर्नम एक प्रसिद्ध नाम बन गया। लेकिन भले ही फिनियस ने इस किताब को इस तरह लिखा जैसे कि उसके सबसे बड़े रोमांच पीछे छूट चुके थे, उसके जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। देखिए, चूंकि फिनियस अमीर और प्रसिद्ध दोनों था, कई लोग उसे हर तरह के व्यापार अवसरों के साथ संपर्क करते थे। उसके शब्दों में, उनमें से कुछ उतने ही निराधार और अव्यावहारिक थे जितना कि चांद तक एक रेल मार्ग।
हालांकि फिनियस को यह समझ नहीं आया कि इतना धन रखने का कोई लाभ नहीं है अगर वह उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, और उसके पास इतना समय होने के कारण उसने अपने पैसे को कुछ समझदारी भरी लेकिन साथ ही कई अव्यावहारिक निवेशों में लगाया। उदाहरण के लिए फिनियस ने एक यात्रा सर्कस के कार्यक्रम में फायर एनिहिलेटर नामक एक आविष्कार में, एक विशाल आउटडोर संग्रहालय में, एक घड़ी बनाने की कंपनी में निवेश किया और यहाँ तक कि ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट के पास जहाँ वह रहते थे एक जुड़वां शहर भी शुरू किया। इनमें से अधिकतर निवेश निराशाजनक या बिल्कुल असफल साबित हुए, लेकिन अपनी पहले की सफलता के कारण अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हुए फिनियस लगातार और अधिक दांव लगाते रहे। बात को और बिगाड़ने के लिए फिनियस ने अपने वित्त पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि 5 वर्षों तक फिनियस के नकद भंडार घट रहे थे और उसके कर्ज बढ़ रहे थे, लेकिन वह वास्तव में इसे नहीं समझ पाया। जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सन 1856 में एक खराब निवेश ने भयानक डोमिनो प्रभाव शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस घड़ी निर्माण कंपनी में उसने $1,10,000 से अधिक निवेश किया था वह दिवालिया हो गई। ये पहले से ही अपने आप में भयानक खबर थी, लेकिन यह कंपनी उस शहर में एक फैक्ट्री भी शुरू करने वाली थी जिसे फिनियस बना रहा था और उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला था। जब यह बंद हो गई, नई सिटी में उसकी संपत्तियों का मूल्य रातों रात गिर गया। चूंकि उसकी कई निवेश इसी तरह से जुड़े थे, वे सभी एक के बाद एक असफल होने लगे और कुछ ही हफ्तों में फिनियस एक बर्बाद व्यक्ति बन गए। वह अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थे और दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर हो गए। फिनियस को खुद को बचाने के लिए केवल 2 स्वतंत्र संपत्तियां थीं, अमेरिकन म्यूजियम और उनकी हवेली। दिवालियापन घोषित करने से ठीक पहले फिनियस ने अपने म्यूजियम की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। यदि वह अब भी संग्रहालय का मालिक होता तो उसे संग्रहालय को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता, इसलिए उसने संग्रहालय के पट्टे के अधिकार अपने सहायक को केवल $1 में बेच दिए, जिसने अगले दिन इसे फिनियस की पत्नी को भी $1 में बेच दिया। अब जब उसकी पत्नी इसका मालिक थी, संग्रहालय सुरक्षित था, लेकिन पट्टा फिर भी चुकाना था। तो फिनियस ने अपने कुछ सहयोगियों को संग्रहालय का संग्रह किराए पर दिया, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को चलाने के अधिकार के बदले हर साल संग्रहालय के पट्टे से ऊपर $19,000 देने का वादा किया अधिकार लेने के बदले में। जाहिर है ये फिनियस के लिए एक बड़ा कदम पीछे था, लेकिन इससे कम से कम उसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ आय मिली। हालांकि यह अभी भी फिनियस के तात्कालिक कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे अपनी हवेली छोड़नी पड़ी और उसे 3 बार गिरवी रखना पड़ा। निश्चित रूप से एक कर्ज को दूसरे से चुकाना जोखिम भरा काम है, लेकिन यह एक नाजुक स्थिति थी, इसलिए उसने ऐसा किया। फिनियस और उसका परिवार न्यूयॉर्क में एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे, जहां वे अपनी मकान मालकिन और उसके परिवार के साथ रहते थे। अब फिनियस ने ऐसा जीवन तब जिया था जब वे युवा थे, लेकिन उनकी बेटियों के लिए जो हवेली और नौकरों की आदी थीं, यह एक बड़ा बदलाव था। और यह देखते हुए कि फिनियस को अपने कर्ज अवश्य चुकाने थे, वह एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। कोई निवेश नहीं, कोई संग्रहालय नहीं और कोई सुपरस्टार नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसे अपनी प्रारंभिक सफलता को फिर से बनाना था, फिर से बिल्कुल शुरुआत से। लेकिन सौभाग्य से फिनियस के पास एक महत्वपूर्ण साधन था, उसकी प्रतिष्ठा। शो बिजनेस में वर्षों में खुद के लिए नाम बनाने के कारण लोग नई प्रस्तुतियों के साथ उनके पास आए। इस प्रकार वह नए शो की एक सूची तैयार करने में सक्षम हुए। और फिनियस को और भी अच्छी खबर मिली जब चार्ली स्ट्रैटन, जिन्होंने जनरल टॉम थंब की भूमिका निभाई थी, ने फिर से उनके साथ काम करने की पेशकश की। चार्ली अमेरिका का दौरा कर रहे थे और अब 18 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके पुराने साथी को कुछ मदद चाहिए तो वे उनके लिए वहां रहना चाहते थे। साथ में वे यूरोप गए, जहां फिनियस ने सार्वजनिक व्याख्यान दिए, अपने नए शो किए और एक बार फिर से चार्ली के साथ काम किया। बेशक चूंकि इसमें उनका पहले से बहुत अनुभव था, फिनियस अपने कर्ज चुकाने की राह पर लौट रहे थे। लेकिन फिर फिनियस को एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा की खबर मिली। रातों रात अमेरिका में उनकी हवेली जलकर खाक हो गई और चूंकि उस समय उनके पास नकद की काफी कमी थी, फिनियस ने उसकी बीमा राशि देना बंद कर दिया था। इसका मतलब था कि उसे संपत्ति के मूल्य का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही वापस मिला और क्योंकि इमारत ज्यादातर राख में बदल चुकी थी, उसे संपत्ति को भारी छूट पर बेचना पड़ा। यह एक और बड़ा झटका था, लेकिन कम से कम जमीन बेचने से वह अपने कर्ज चुकाने के करीब आ गया। और यूरोप में 3 और साल शो चलाने के बाद उसका खाता लगभग साफ हो गया था और उसने अमेरिका लौटने का फैसला किया। 1 साल बाद फिनियस ने अपने सहयोगियों से अमेरिकन म्यूजियम के संग्रह की लीज वापस खरीद ली, जिससे उसे सालाना $90,000 की अतिरिक्त आय हुई। और इस तरह 1860 में 50 साल का होने के बाद फिनियस फिर से अपनी स्थिति सुधार रहा था। हालांकि अगर फिनियस ने सोचा कि अब से चीजें सीधी होंगी तो वह बिल्कुल गलत थे। अब जब फिनियस के पास फिर से अमेरिकी म्यूजियम था, उन्होंने अपनी विशेष शैली की प्रदर्शनियों के साथ भव्यपूर्ण उद्घाटन किया। इनमें से एक था मानव और बंदर के बीच के विकासात्मक कड़ी का कथित संयोग। फिनियस ने इसे जेब द पिनहेड कहा और बताया कि इस जीव को अफ्रीका में पकड़ा गया था। हालांकि ये वास्तव में बस एक अत्यधिक बालों वाला व्यक्ति था जिसे एक बीमारी थी जिससे उसका सिर ऊपर से पतला हो जाता था। फिनियस ने उसे 1 फर वाले सूट में तैयार किया और एक पिंजरे में रखा जहां उसे चिल्लाने और सलाखों को हिलाने के लिए कहा गया। उसने इसे द वैट इज इट के रूप में विज्ञापित किया।
अब कुछ लोग सोचते हैं कि यह फिनियस के पुराने शोषणकारी ट्रिक्स का उदाहरण था, क्योंकि कुछ ने बताया कि जिप, जिसका असली नाम विलियम हेनरी जॉनसन था, मानसिक रूप से विकलांग था। हालांकि अन्य लोग दावा करते हैं कि वह पूरी तरह से इस एक्ट में सहभागी था और इससे वह बेहद अमीर बन गया था और इसलिए वह वास्तव में फिनियस के साथ काम करने का आनंद लेता था। किसी भी तरह से फिनियस म्यूजियम के टिकट धड़ल्ले से बेच रहा था। फिनियस ने बौनेपन वाले और कलाकारों की भर्ती की, जिनमें से एक से चार्ली को प्यार हो गया। कुछ महीने बाद उन्होंने शादी कर ली और फिनियस की मदद से एक साथ दौरे पर गए तो फिनियस और उनके कलाकारों के लिए चीजें फिर से अच्छी होती दिख रही थीं। लेकिन जब 1861 में गृह युद्ध शुरू हुआ तो फिनियस ने कई देशभक्ति वाले युद्ध थीम पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए और प्रसिद्ध यूनियन जनरलों के मोम के पुतले प्रदर्शित किए। जॉइस हैथ के साथ काम करने के दौरान गुलाम को किराए पर लेने के बावजूद फिनियस ने अब अपने विचार बदल दिए थे और वे खुलकर संघ के पक्ष में थे और मानते थे कि दास्ता को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए फिनियस ने अपने राजनीतिक विचारों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया, उम्मीद करते हुए कि लोग संग्रहालय में आएंगे। लेकिन इस बार फिनियस के लिए हर प्रचार अच्छा प्रचार नहीं था, क्योंकि उनके राजनीतिक बयानों ने 1864 में गलत तरह का ध्यान आकर्षित किया जब कन्फेडरेट एजेंट्स ने द अमेरिकन म्यूजियम में आग लगा दी। हालांकि सौभाग्य से म्यूजियम के कर्मचारियों ने आग को रोक लिया और कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन कुछ महीनों बाद म्यूजियम के अंदर फिर से आग लगी और इस बार आधे घंटे के भीतर पूरा भवन आग की लपटों में घिर गया। संग्रहालय की खिड़कियों पर खुद को बचाने के लिए और लगभग 1 घंटे बाद संग्रहालय की छत ढह गई। मुख्य दीवारें थोड़ी देर बाद गिर गईं, जबकि सभी मनुष्य भाग निकले। संग्रहालय के अंदर हजारों जानवर दुखद रूप से आग में फंसे रह गए। इसका यह भी मतलब था कि एक बार फिर फिनियस का मुख्य आय स्रोत चला गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से फिनियस शांत रहे। बाद में उन्होंने कहा, जो दिखने में बुरा हो वो अक्सर छुपे हुए वरदान होते हैं। इसके बजाय किसी और बाधा के बारे में शिकायत करने के उन्होंने एक नया संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया, जो पहले से बड़ा और बेहतर था, जिसमें नई संग्रह में 1 लाख से अधिक वस्तुएं और जानवर शामिल थे। और निश्चय ही अगले 3 वर्षों तक यह नया संग्रहालय फिनियस के लिए व्यवसाय का एक अद्भुत स्रोत रहा, जो हमेशा नई प्रदर्शनियों की खोज में रहता, उत्साहजनक शो आयोजित करता और निश्चित रूप से दीवानों की तरह विज्ञापन करता। लेकिन मार्च 1868 की एक सुबह फिनियस ने अखबार खोला और निम्नलिखित शीर्षक देखा, बार्नम का म्यूजियम जला, इमारत और पशु संग्रह पूरी तरह नष्ट। ये पता चला कि आधी रात को जब बर्फीला तूफान शहर पर छाया हुआ था तब एक आग लग गई थी। अग्निशामक दल संग्रहालय के पास देरी से पहुंचा और आग में लाखों कीमती कलाकृतियां खो गईं, साथ ही हजारों और जानवर भी। आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर फिनियस का संग्रहालय जलकर खाक हो गया। इस बार फिनियस ने घोषणा की कि एक संग्रहालय निदेशक के रूप में उनका करियर निश्चित रूप से समाप्त हो गया था। उन्होंने संग्रहालय के जले हुए अवशेषों के नीचे की भूमि बेच दी और कम से कम कुछ समय के लिए सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। अब देखिए, फिनियस कभी भी खाली नहीं बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे और उनके करियर की सबसे बड़ी जीत अभी भी उनके आगे थी। फिनियस ने तय किया कि वह पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो जाएंगे जब उसका संग्रहालय दूसरी बार 1868 में जल गया। लेकिन अपनी आत्मकथा का दूसरा संस्करण लिखने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वह निष्क्रिय जीवन के लिए नहीं बना और शो व्यवसाय में कुछ निवेश करने का निर्णय लिया। इसलिए फिनियस ने अपने कुछ पूर्व कर्मचारियों से संपर्क किया जो एक यात्रा सर्कस शुरू करने की योजना बना रहे थे, और फिनियस का नाम इस परियोजना से जुड़ा होने के कारण यह निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने इसे बार्नम की ट्रैवलिंग वर्ल्ड्स फेयर कहा। फिनियस शो के 2/3 हिस्से के मालिक होंगे और अपने निवेश और अद्वितीय कार्यक्रम खोजने की प्रतिभा के बदले में इसके मुनाफे का 3% प्राप्त करेंगे। उन्होंने जल्दी ही अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करना शुरू किया, जिनमें विशालकाय लोग और जुड़वा बच्चे से लेकर हाथी, ऊंट और मिस्र की मम्मी तक शामिल थे। हालांकि तकनीकी रूप से ये केवल एक निवेश था। फिनियस को दल के साथ यात्रा करने की बाध्यता नहीं थी और सब कुछ स्थापित हो जाने के बाद उसे सर्कस के संचालन में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 2 साल की सेवानिवृत्ति के बाद काम पर लौटने से उनके शो बिजनेस के प्रति जुनून फिर से जाग उठा और उन्होंने सर्कस की मदद करने में अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। और यह उनका सौभाग्य था, क्योंकि उनके पास एक विशेष समस्या थी जो पूरे परियोजना को दिवालिया करने की धमकी दे रही थी। आप देख रहे हैं, सर्कस का संचालन एक बुरा सपना होने वाला था। जानवरों की देखभाल करना, शो का प्रचार करना, वित्त का हिसाब रखना और 1000 से अधिक कर्मचारियों का प्रबंधन करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय जरूरी था। सबसे जटिल चुनौती सब कुछ और सभी को स्थानांतरित करना था, क्योंकि यह मूल रूप से एक छोटे शहर को कुछ दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसा था। अगर फिनियस ने इसका समाधान नहीं पाया तो एक प्रदर्शन और अगले के बीच देरी बहुत अधिक हो जाएगी, बड़ी और उत्पादन लाखों डॉलर खो देगा, जो इसे लाभदायक बनने के लिए सख्त आवश्यकता थी। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए फिनियस ने एक महत्वाकांक्षी समाधान प्रस्तावित किया। वे पूरे सर्कस को 65 रेल रोड कारों के माध्यम से ले जाएंगे। ये आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था कि पूरी सर्कस को ट्रेनों से उतारने, प्रदर्शन के लिए तैयार करने और इसे एक कुशल तरीके से वापस पैक करने की एक मानक प्रक्रिया बनाना। और अगर लोग स्वयं को पूरी तरह से समन्वित नहीं करते तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाता।
पहली कोशिश सच में एक आपदा साबित हुई। हाथी इधर उधर भाग रहे थे और लोग अपनी चीजें खो रहे थे। सर्कस को ट्रेन के डिब्बों में लाने में 12 घंटे लग गए, जो कि निकटवर्ती शहर जल्दी पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय था। लेकिन फिनियस ने रणनीति को जारी रखने का फैसला किया और अगली कोशिश में ऐसा लगने लगा कि सभी जानवरों समेत इस नई प्रक्रिया में महारत हासिल कर रहे थे। इसका मतलब था कि अब सर्कस एक शहर में अपनी प्रस्तुति समाप्त कर सकता था और केवल 24 घंटे बाद दूसरे शहर में इसे फिर से शुरू कर सकता था। इस तरह सर्कस हर वर्ष बेचे जा सकने वाले टिकटों की संख्या को काफी बढ़ा सका। हालांकि यह अभी भी एक महंगी कोशिश थी। कंपनी हर दिन शो चलाने के लिए $5000 खर्च करती थी। लेकिन फिनियस के अनुसार सर्कस के तीसरे वर्ष 1872 में इसके लाभ 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गए। आज के समय में यह $25 मिलियन से अधिक है। 7 सालों तक बार्नम्स ट्रैवलिंग वर्ल्ड्स फेयर अमेरिका में प्रमुख मनोरंजन शो था। उन वर्षों के दौरान फिनियस ने अन्य मनोरंजन प्रस्तुतियों में भी भाग लिया और कुछ समय के लिए ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट के मेयर भी बने। हालांकि 1880 तक एक प्रतिद्वंद्वी उनकी